जी। वो हमारी वाल्मीकि समाज एक झुंड में रहना पसंद करती है। सुनने में आया है कि लगभग 40-42 लाख आबादी हमारी समाज की यहाँ है। तेलंगाना में जो आज ठेकेदारी प्रथा चल रही है वो पूरे स्वर्ण लोग ठेकेदार हैं और गंदगी का काम करते हैं। सफाई कर्मचारी नशे की धुन में भी लग जाता है। रोज की 100-200 रुपए की वो शराब भी पी लेता है। 5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है देश भर में वाल्मीकि समाज के, 5 लाख से अधिक। दिल्ली में कोई ऐसा वाल्मीकि समाज का कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल है जो प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को गेट पर ठहरकर या सामने बैठकर क्षमता रखता है बात करने की? कोई नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, कॉफ़ी विद अंजाना में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है सतीश बिड़ला जी, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं भाजपा में। सतीश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। जी सतीश जी, आप दिल्ली में आए, आपका स्वागत है और स्टूडियो में भी आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके तेलंगाना पर। तेलंगाना में क्या स्थिति है गरीब लोगों की या दलित समाज के लोगों की, और उस पर रोशनी डालेंगे। आप क्या स्थिति है, क्या आप कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप फिलहाल क्या कार्य करते हैं? अंजना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25-30 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में तेलंगाना प्रदेश में कार्यरत हूँ। वर्तमान में माता दीन ऑल इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के या किसी भी जाति वर्ग से क्यों ना हो, जो सफाई पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनकी महिलाओं को, जैसे कि घरेलू जो उनकी योजनाएं होती हैं, जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं, और उनके बच्चों को जो 10-12-8 हज़ार में विवश है गंदगी में का काम करने के लिए, उन लोगों को पुनर्वास के रूप में हम लोग एक टीम के माध्यम से सभी बच्चों को, जैसे वहाँ हैदराबाद में बहुत से कारपोरेट स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स, उसमें हमने राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, फ्री एजुकेशन एक्ट के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट पर प्रेशर कर हमने कम से कम 100 से 150 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा हम प्राप्त करवा रहे हैं, जहाँ तक हमारा चैरिटेबल की तरफ से जी। और रहा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी में मैं एक दक्षिण भारत से आता हूँ, हैदराबाद से, और हिंदी भाषा भाषी का ये कहना मैं खुलेआम आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये बात भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर, चाहे वो कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, हिंदी भाषा भाषी का भाजपा में कोई स्थान नहीं है। हमने कई बार संगठन से और प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से भेंट की और मांग की कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदी भाषा भाषी को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि शर्म की बात यह है तेलंगाना प्रदेश में एक भी हिंदी प्रवक्ता नहीं है, लेकिन तेलंगाना में तो पूरा देश बसता है। हैदराबाद शहर में पूरा देश, हर प्रदेश का आदमी आपको वहाँ मिलेगा। और जैसे कि एक हैदराबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूँ, असद उवैसी हमारा सांसद है, और एक विधानसभा गौशामेल जो टी राजा सिंह हमारा विधायक है, टी राजा सिंह के पूरे विधानसभा में 99% हिंदी भाषा भाषी वोटर है। तो आप ये कहना, क्या हम पार्टी को ये लगता नहीं कि अगर तेलंगाना में किसी मुद्दे पर किसी मीडिया के सम्मुख भाजपा का कोई प्रवक्ता, हिंदी प्रवक्ता, अगर मीडिया कोई प्रश्न कर लेता है तो वो दिल्ली से राष्ट्रीय प्रवक्ता उस प्रश्न का जवाब देता है। इसके लिए हमको शर्म आती है कि भाजपा जो सक्षम है, जो हिंदी वक्ता है, उनको चिन्हित कर उनको अगर प्रवक्ता बनाए, पार्टी को ही लाभ होगा। क्योंकि कुछ मुद्दे प्रदेशों के ऐसे होते हैं कि हर राजनीतिक दल में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता वो समझ नहीं पाता, आप ये कहना चाहते हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता तो राष्ट्र के स्तर पर पार्टी का पक्ष रखेगा ना। प्रदेश का जो मुद्दा होगा, जो गंभीरता प्रदेश का जो मुद्दा होगा वो गंभीरता से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अनुभव रखता है प्रदेश का। बिल्कुल। मान लो हैदराबाद विधानसभा में कितने संभाग आते हैं, कितने डिवीजन आते हैं, वो मैं जानता हूं ना सर। अगर आप एंकर हो के आप यहाँ बैठकर गूगल में सर्च कर बोल सकते हैं, 6-7 आ सकते हैं, लेकिन मैं धरातल पर कौन से संभाग में कितना प्रतिशत, किधर कहाँ पर कार्यकर्ता कमजोर है, कहाँ हम कुछ कर सकते हैं। मान लो कुछ इश्यू हो गया, पार्टी के ही कार्यकर्ता के साथ कुछ ऐसी बात हो गई, या पार्टी के ऊपर ही विरोधी दलों ने कुछ
हमारे ऊपर कुछ कोई टीका attack टिप्पणी की है, जी, टिप्पणी की है। तो उसका जवाब राष्ट्रीय कार्यालय से या राष्ट्रीय प्रवक्ता से आएगा, तो वो जानकारी भी तो, प्रवक्ता भी तो जानकारी प्रदेश से ही मांगेगा ना। आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं? जैसा मैंने आपको इससे पहले कहा, तेलंगाना प्रदेश में पूरा देश मिनी इंडिया कहते हैं तेलंगाना को जी। ऐसा कोई प्रदेश, गांव, कस्बा नहीं है जहां हिंदी भाषा नहीं चलती है। हाँ, मेरी हिंदी उत्तर भारत के जैसी हो सकती है, क्योंकि मैं शुरू से ही हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। और हमारा जो, मैं जिस समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से जी, वो हमारी वाल्मीकि समाज एक झुंड में रहना पसंद करती है। मान लो हर मोहल्ले में 25, 50, 100, 200, 500 मकान होते हैं। हम अब ये बताऊं कि मुझे इतने वर्ष हो चुके हैं, दादा परदादा लोग 1912 से हमारी समाज उत्तर भारत से वहाँ जाके बसी। आज भी हमारे लोगों को तेलुगु भाषा जल्दी बोलने नहीं आती, तेलुगु भाषा जो कि वहाँ की मातृभाषा है। और ये कारण क्या है? क्योंकि हम हरियाणा के माहौल में हिंदी भाषी, बाहर घर में हरियाणवी भाषा, या उत्तर प्रदेश का जो वाल्मीकि समाज है वो अपने उत्तर प्रदेश की भाषा करेगा। रीति रिवाज, खान पान, शादी ब्याह, सुख दुख, मतलब अपने घर की दीवारी के अंदर आप पूरा वही माहौल रखते हैं। हाँ, हरियाणवी खान पान के साथ, हाँ, भाषा के साथ। बाहर हिंदी, अभी तो बहुत बदलाव आया है। हमारा समय था जब हम पढ़ रहे थे, जब सुविधाएं नहीं थी, चप्पल तक पैरों में नहीं रहती थी, सरकारी स्कूलें थी, माँ बाप की, परिवार की आर्थिक परिस्थिति खराब थी, कोई फीस नहीं, चड्डी फटी है, पैंट भी नहीं थी, हाफ पैंट में स्कूल जाते थे, 1 पैसे में इतनी चीज़ें आती थी। तो आज के माहौल में देखो, आज गरीब से गरीब व्यक्ति। अच्छा, तेलंगाना के जो हमारी जो जनता है तेलंगाना की, उनको हमारा इंट्रोडक्शन कराइए आप अपनी भाषा में, तेलुगु में कराइए। उतनी साफ नहीं है मेरी तेलुगु, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार, నేను సతీష్ బిడ్ల। ఇప్పుడు ఈరోజు జాగో సమాజ్ కాఫీ విత్ అంజనా ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన చాలా మంచి ప్రశ్న, మొత్తం చూస్తే అంజనాజీ నాకు చెప్పింది, ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీలో ఉన్నా, తెలుగులో మా ఇంట్రొడక్షన్ చేయండి। ఆయన పేరు అంజనాజీ, కాఫీ మంచి జాగో సమాజ్ ఛానల్ మంచి స్తర్లా, ఢిల్లీలో నార్త్లా మంచి పాపులారిటీ ఉంది అనేది। ఆయనకు నేను తెలంగాణ నుంచి, తెలంగాణ భారతీయ जनता पार्टी నుంచి ఆయనకు స్వాగతం చేస్తున్నా। जी, थैंक यू सर। हिंदी जैसे हम हिंदी भाषा में रखते हैं अपने विचार, लोगों से हम जो इंटरव्यू करते हैं वो भी तकरीबन हिंदी में ही होता है जी। तो ये लोग समझ कैसे पाते हैं? तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, या कर्नाटका हो गया। जैसे मैंने आपको कहा, कर्नाटक के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर आज भी हिंदी समझ में नहीं आती है, और उत्तर भारत में जितनी भाषाएं हिंदी भाषा पे ज़्यादा पकड़ है जी, और दक्षिण भारत में कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले प्रदेश है ये, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार, मान लो तमिलनाडु आप कभी गए हो, आप वहाँ के किसी भी व्यक्ति से, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्ति से अगर आप हिंदी में एड्रेस पूछोगे तो वो नहीं बताएगा जी, नहीं बताएगा। वो बोलेगा, मैं चेन्नई गया था, वो बोलेगा कि आप तमिल में बात करो, या नहीं तो बोलेगा यू टॉक टू इंग्लिश, नहीं तो अंग्रेजी में बोलो। वो हिंदी बात ही नहीं करेगा, इतनी कट्टरपंथी प्रदेश की उनको अपना घमंड है। हर जगह आप जाके देखिए, हैदराबाद तेलंगाना में आपको सारी बोर्डों पर, सारी रोड मार्गों पर आपको तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू में मिलेगा, लेकिन हिंदी में क्यों नहीं? हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है देश की। अंग्रेजी को आप मान्यता दे रहे हैं, अंग्रेजों की भाषा को हम आप यहाँ कर, अगर मान लो कोई अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है तो उसको उठकर 10 लोग जगह देते हैं। जब हिंदी जब आप अच्छी बोल सकते हो ना, आपको कोई उठ के जगह नहीं देगा। तो उस अपनी भाषा का पतन हम ही लोग कर रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा था। जी। तो ये एक अच्छी भी बात है जो आपके तेलंगाना के लोग करते हैं, तमिलनाडु के लोग करते हैं, हमारी नज़र में तो सही है जी, क्योंकि अपनी मातृभाषा जो होती है वो मातृभाषा को ही अहमियत देनी चाहिए। वेंकटेशन जी को अध्यक्ष बनाया गया, अब लोग ये कहते हैं कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती, और वो या तो इंग्लिश में बात करते हैं या फिर अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तमिल। अब लोग उनसे मिलने भी नहीं जाते, ना उनके आगे समस्या रखने जाते हैं।
तो अब ये समस्या पैदा हो गई। ये देश की सरकारों को ये सोचना चाहिए आपको किस क्षेत्र में, किस स्थान पर किनको बिठाना चाहिए, किस भाषा का बिठाना चाहिए, कितना एजुकेटेड वो पर्सन होना चाहिए कि लोगों को वो प्रभावित कर सके, उनके काम को अच्छे तरीके से कर सके। सही प्रश्न है सर आपका। ये वेंकटेशम जी जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, ये आते हैं तमिलनाडु से। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें प्रदेशों में हैं, मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। इस मंत्र को लेकर हो सकता है तमिलनाडु में भाजपा कमज़ोर है, वहाँ से अगर आयोग का चेयरमैन बने तो पार्टी को कुछ लाभ होते। को राजनीतिक दल अपना लाभ ही बिल्कुल लाभ नफ़ा समझती है। सफाई कर्मचारी आयोग में वो ही नहीं, जितने भी आयोगों में पूर्व में, वर्तमान में और आने वाले भविष्य में, वो भी कह देता हूँ, संगठन को ये चाहिए, सरकार को ये चाहिए, पार्टी को ये चाहिए कि जो धरातल पर सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को समझता है, जिस समाज से यही एक देश भर में समाज है जो मानव का गंदगी का काम किया है। और जब हमारी हिस्सेदारी की बात आई, जब हमको लाभ के पदों पर बैठने की बात आई, तो गैर सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी आयोग में बिठा दिया जाता है। यही कारण है कि आज लोग अपना गुस्सा समझ लीजिए, नाराजगी समझ लीजिए। तेलंगाना में क्या स्थिति है सफाई कर्मियों की या उनके परिवार की, उनके बच्चों की क्या स्थिति है वहाँ पर? जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे तेलंगाना की स्थिति है सर, वो सारे देश की स्थिति है। तेलंगाना प्रदेश में सफाई कर्मचारी इस पद को सरकार ने, केंद्र सरकार जब कांग्रेस की सरकारें थी, इसको बैंड कर दिया, बंद कर दिया। तेलंगाना प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की दशा दिशा काफ़ी दयनीय परिस्थिति में है। जब से पूर्व की सरकार कांग्रेस ने 55-50 साल जो भी राज किया, पूर्व प्रधानमंत्री जब हमारे तेलंगाना प्रदेश से आते थे, उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले के पटल से कहा कि सफाई कर्मचारियों का स्कॉन्जर पद खत्म, समाप्त, बैन कर दिया गया। तबकि हमारी समाज ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। और देश की राजधानी में लाल किला भी आता है, प्रधानमंत्री भी यहाँ बैठते हैं, और जहाँ तक सुनने में आया है कि लगभग 40-42 लाख आबादी हमारी समाज की यहाँ है। जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, जब तक सरकार को अपना शक्ति नहीं दिखाओगे, आज हम बोल रहे हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। तेलंगाना में जो आज ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वो पूरे स्वर्ण लोग ठेकेदार हैं, पूरे स्वर्ण लोग 5,000, 6,000, 10,000, 15,000 में वो सीमित रहते हैं और गंदगी का काम करते हैं। सफाई कर्मचारी नशे की धुन में भी लग जाता है, रोज की 100-200 रुपए की वो शराब भी पी लेता है। तो आप ये बताइए अंजना जी, 12-15 हज़ार के इस महंगाई के दौर में क्या सफाई कर्मचारी अपने परिवार को अच्छा आवास, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा दे पाएगा? हमको उन लोगों के बारे में सोचना है। और आने वाले जितने भी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, 5 लाख, मेरी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से 5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है देश भर में वाल्मीकि समाज के, 5 लाख से अधिक। लेकिन एक भी संगठन ने, चाहे वो प्रशासन को, चाहे सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेशों की सरकार हो, एक भी संगठन ने फ्रंट लाइन में आके उस चीज़ का विरोध नहीं किया। सरकारें तो कहती है, सरकार को क्या चाहिए? एक सफाई कर्मचारी परमानेंट जॉब कर स्थायी पद पर होकर वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख उसको वेतन देंगे, ESI PF देंगे, पूरी सरकारी सुविधा देंगे। 1 लाख में 25 लोग काम कर रहे हैं, सरकार को तो वो चाहिए। टेंडर सिस्टम आ गया है। तो मेरा ये कहना है, जहाँ तक मैं देश भर घुमा हूँ, सफाई कर्मचारी जब सफाई का काम करते हैं, क्यों ना सफाई कर्मचारी ठेकेदार बन जाए। ये मुहिम हमने चलाई है तेलंगाना में। 150 सफाई कर्मचारियों के संगठनों को रजिस्टर्ड नगर निगम में 10-10 हज़ार रुपये दे के, लाइसेंस दिला के, उनको पे एंड यूज टॉयलेट, BOT टॉयलेट के माध्यम से आज हम उनको, जो 10,000 रुपये का सैलरी वो लेता था, वेतन लेता था गंदगी का काम करके, आज वो रोज के 2-3 हज़ार, 5 हज़ार कमा रहा है, वो खुद ठेकेदार बन गया है। ऐसे 150 लोगों का आज पुनर्वास हुआ है तेलंगाना में, नगर निगम में। ये उपलब्धि है जी।
क्यों ना ये माहौल पूरे देश भर में आए। हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करना चाहते हैं कि हम हमारे लोगों को सफाई का पेशे का ठेका क्यों नहीं दिलाते थे, ये हमारा उद्देश्य है। वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। जब सफाई का काम उनका परिवार करता है तो ठेका भी उसके ही परिवार को उसी को परिवार को मिले, ताकि उसका लालन पालन, जब 10,000 में उसके परिवारों की शिक्षा, आवास, भोजन नहीं मिल पा रहा है, अगर रोज के 2-3 हज़ार की उसको आय हो जाएगी तो मान लो 50-60 हज़ार 1 लाख तक उसकी आमदनी होगी, तो एक अच्छा आवास भी रहेगा उसका, अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा पाएगा, पीछे कुछ जमा पूंजी होगी, हेल्थ के लिए कुछ जमा पूंजी रहेगी, बच्चों के फ्यूचर के लिए जमा पूंजी होगी। 10,000 में वो क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा। मान लो अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, पीने की आदत, डंपिंग यार्ड में उतरना पड़ता है, गैस में उतरना पड़ता है, एसिड फिनाइल एसिड किससे काम करना पड़ता है, उसको कैंसर होगा, टीबी हो गई, कुछ हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट कौन कराएगा? ठेकेदार तो नहीं कराएगा ना। वो जाएगा सरकारी अस्पताल में, अनदेखी होगी, मर जाएगा। तो फिर उसके मरने के बाद उसके पीछे जो परिवार जाएगा रहेगा, तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार प्रशासन लेगी? हम सभी वाल्मीकि समाज के, फिर एक बार आपके सामने दोहरा देता हूँ, सभी वाल्मीकि समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, बहुत से यूनियन आए दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के नाम पे, वो यूनियनों, हमारे हैदराबाद में भी बहुत से यूनियन है, देश भर में यूनियन है, वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए बात करते हैं, सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए बात करते हैं। ठीक है, उस यूनियनों का ग्राउंड लेवल पे, धरातल पर क्या काम किया है सफाई कर्मचारियों का, आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए, सर्वे रिपोर्ट 0 ही मिलेगा आपको। लेकिन मैं ये बात शायद मेरी मुँह से गलत लगे आपको, आप हमारी भी रिपोर्ट मंगा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी नया संगठन है हमारा, फाउंडेशन नया है। जैसे कि मैंने कहा, आप नगर निगम के आयुक्त से बात कर सकते हैं, हैदराबाद से RTI करके रिपोर्ट मंगा सकते हैं। दिल्ली में संगठन लेकिन सक्रिय है, वो आवाज़ उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो मनवाते भी रहते हैं। लेकिन पार्टियों ने इन्हें भी डिवाइड कर रखा है, कुछ आम आदमी पार्टी ने कर लिए, कुछ कांग्रेस ने कर लिए, कुछ भाजपा ने कर लिए। स्कीम पार्टियों की उनकी एक है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, निगम में बैठे हैं और सरकार में बैठे हैं। स्कीम उनकी एक ही है कि इस समाज को सुविधा नहीं देनी है, क्योंकि सुविधा अगर मिल गई, इनको अगर स्थायी कर दिया गया तो इनकी 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। तो वही बात आती है, फिर ये अच्छे शिक्षा लेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, अच्छा इनको घर होगा, गाड़ियाँ लेंगे, मोबाइल लेंगे, मतलब एक अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, अच्छा उनको कोर्स करा सकते हैं। और ये कोई भी सरकारें नहीं चाहती कि जो निचला तबका है वो ऊँचा हो। ये जातिवाद पर आधारित होता है। जिस दिन ये जातिवाद खत्म हो गया, जिस दिन यहाँ पर एजुकेशन के आधार पर अगर लोगों को चुनने लगे सरकारों में या किसी भी विभाग में, तब ये देश जो एक उन्नति की ओर जाएगा। ये सबका साथ सबका विकास ये तब होगा, कहने से नहीं होता। तो ये जो यहाँ पर भी दिल्ली में भी जो डिवाइड एंड रूल किया गया, ये हर जगह चलता है। ये आपके तेलंगाना में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, हर जगह होता है, क्योंकि इनको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अगर पूरे देश का एक एक संगठन से 2 आदमी भी अगर आए, अध्यक्ष और सचिव 2 भी अगर आए, तो दिल्ली का रामलीला ग्राउंड भर सकते हैं और देश की सरकार झुक सकती है। लेकिन ये कभी इकट्ठा नहीं होंगे और ना इन्हें होने दिया जा सकता है और ना इनकी इच्छा है। सब फॉर्मेलिटी चल रहे हैं, सफाई कर्मचारियों का हो या उनके रोजगार के विषय में हो या शिक्षा के विषय में हो या इनके पुनर्वास के विषय में हो, कोई गंभीर नहीं है, ना सरकारें और ना जिनका पुनर्वास होना वो भी गंभीर नहीं है। आप सफाई कर्मचारियों के लिए बात कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए आप आंदोलन करिए और आप अपने क्षेत्र में कहिए कि इस दिन का आंदोलन है, इस तारीख का, और आपको पहुंचना है वहाँ पर। कितने लोग पहुंचेंगे वहाँ पर? सत्य बात है आपकी। जैसे कि आपने कहा, सब संगठन अपने अपने नज़रिए से, प्रशासन नहीं चाहता या सरकार नहीं चाहती, यही तो विडंबना है हमारे समाज की। हम दिल्ली में आए एक मुद्दे को लेकर, 18 स्टेट के लोग पहुंच गए सर, अपना रुपया खर्चा, समय, परिवार सब छोड़कर। हाँ। यही विडंबना है, दिल्ली के लोग 2 लोग नहीं जुड़े। कोई हमारे व्यक्तिगत कार्य के लिए हम नहीं आए, 18 स्टेट के लोग हम अपने फायदे लाभ के लिए नहीं आए, हम तो समाज के हित के लिए आए कि आने वाला भविष्य, आने वाला समय हम लोगों को लाभ मिले। आप एकजुट होकर सरकार से कोई भी आप अपनी डिमांड कर सकते हैं। देखिए, आप तो दिल्ली में हो सर,
दिल्ली में कोई ऐसा वाल्मीकि समाज का कोई ऐसा प्रतिनिधि मंडल है जो प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को गेट पर ठहरकर या सामने बैठकर क्षमता रखता है बात करने की? कोई नहीं है। हो सकता है कोई आम आदमी पार्टी में हो। देखो एक बात बोलता हूँ आपको, केजरीवाल जी शिक्षित व्यक्ति है, आंदोलन से आए हैं, अनुभव राजनीति का कुछ नहीं था, केवल उन्होंने कार्ड खेला, राजनीतिक दल बनाकर झाड़ू का निशान लगाया। उस झाड़ू के निशान में वाल्मीकि समाज पिघल गई, क्योंकि हम भावुक हो गए, हम भावुक लोग हैं, नादान लोग हैं, जो किधर कहता है उधर चले जाएगा। लेकिन हमारी समाज का व्यक्ति एक धरना, एक प्रदर्शन, आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो डीएम की ऑफिस को घेरना है या भाजपा के कार्यालय को या कांग्रेस के कार्यालय को या राजनीतिक किसी भी दल के कार्यालय को घेरना है। हमारा यहाँ विरोध हो रहा है, हम प्रशासन में या शासन को विरोध जताते हैं, आप पलट के देखेंगे तो 5 लोग भी आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन उनको लाभ पूरे चाहिए आपसे। तो राजनीतिक दल हमको बांट रहा है, ये बात ठीक है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी छतरी के नीचे है, संगठन भी। हम ये कहते हैं कि संगठन गैर राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति हमारे सामाजिक संगठनों में ही है। संगठनों में सबसे ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा बेड़ा गर्व की संगठन ही कर की वजह से हो रहा है। जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ही कह रहे हैं। तो ये सतीश बिड़ला जी, और बड़ी अच्छी चर्चा आज हुई है, और तेलंगाना के रहने वाले हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, बच्चों को शिक्षा में काम कर रहे हैं, और पुनर्वास के लिए भी ये लगे रहते हैं। और दिल्ली में इतनी दूर से दिल्ली में आकर यहाँ पर सबको इकट्ठा कर 18 राज्यों की इन्होंने मीटिंग की है, और सिर्फ मीटिंग इसलिए की है कि सबको इकट्ठा करके और सरकार से ये डिमांड रख सके अपने समाज के लिए, अपने उनके भविष्य के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।